हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चे को आरएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग 10th क्लास के साइंस का अध्याय 1 देखेंगे, जो आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। नहीं, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है बच्चे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पूरे टॉपिक वाइज हम लोग सभी टॉपिक को और फुली एनसीईआरटी टॉपिक को कवर करेंगे बच्चे। और किसी भी बोर्ड के लिए बच्चे, आप 10th क्लास के अगर बच्चे हैं, कोई भी बोर्ड की हो तो आप तैयारी कर सकते हैं चैनल पर। और प्रत्येक दिन आपका टाइम टू टाइम आपका अपना वीडियो मिलते रहेगा, हर क्लास का, हर चैप्टर का। चलिए तो बच्चे, हम लोग बिना देर किए अध्याय शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर आपका है साइंस का अध्याय नंबर 1 है। नहीं, साइंस का अध्याय 1 बच्चे, जिसका नाम आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका है बच्चे। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता क्या है, इसमें बच्चे बेसिक रूप से हम लोग को पढ़ना है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है तो उसे एक नए तरह का पदार्थ बन जाते हैं। नहीं, तो वो कैसे बनते हैं वो सब पूरे एक एक करके हम लोग बच्चे इस अध्याय के अंदर स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बच्चे देखते हैं, हमारे चारों रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नहीं, कुछ आपका रासायनिक परिवर्तन होते हैं हम लोग के आसपास, हर व्यक्ति हर जगह के आसपास आपका कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम लोग को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो आपका सबसे पहला उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। अब बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं बच्चे? तो वैसे परिवर्तन जिसमें किसी भी वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं बच्चे। और रासायनिक परिवर्तन जब होती है किसी पदार्थ के अंदर, तो उसके मूल अवस्था से जो नए अवस्था में आता है उसमें कुछ न कुछ क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाता है बच्चे। तो सबसे पहले आपका गर्मियों में कमरे के ताप पर जब दूध को खुले छोड़ देते हैं तो दूध क्या हो जाता है बच्चे? फट जाता है। यानी दूध का फटना भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद लोहे का तावा, तसला, कील को जब आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है बच्चे, और वो ऑक्साइड बना लेता है, जिसको बोलते हैं जंग लग गया। लोहा में क्या लग गया? जंग। आपने ऐसे भी देखा होगा, बहुत सारे लोहे की वस्तु होते हैं, उसको अगर पानी के अंदर छोड़ दी जाए, जहाँ पर नमी होगा, मिट्टी में खुला छोड़ दीजिए, तुरंत उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, जिसको देहात में बोलते हैं लोहा में चित्ती लग गया है। नहीं, वही होता है बच्चे जंग लग जाना। तो लोहे में जंग लगना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों बच्चे? उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। कैसे? तो जब लोहा में जंग नहीं लगा था तो उसका फार्मूला हम लोग, उसका संकेत जो था आयरन था, Fe था बच्चे। क्या था? Fe था। नहीं, अब जब उसके वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो अब वहां पर क्या हो गया? लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है? Fe2O3। ये बच्चे आयरन है। क्या है? आयरन। और यही आयरन जब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बच्चे? ऑक्सीजन के साथ। नहीं, यानी आर्द्र वायुमंडल में। आर्द्र का मतलब कि जब वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा हो तो उसको आर्द्र वायुमंडल कहा जाता है, आर्द्र वायु कहा जाता है। और वायु में क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन। जब आयरन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तब वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, यानी आयरन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चे? आयरन ऑक्साइड बन गया। नहीं, आयरन ऑक्साइड। तो अब देखिए बच्चे, पहले जब जंग नहीं लगा था तो वो लोहा यानी आयरन था, जिसका रासायनिक सूत्र क्या था? Fe। अब वही लोहा में जब जंग लग गया तब वह क्या बन गया बच्चे? आयरन ऑक्साइड। यानी कि इसके मूल अवस्था में जो था उसकी संकेत जो था, उसका गुण था
अलग और उससे जो नया पदार्थ बन गया यानी आयरन ऑक्साइड, इनका फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज, यानी केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंज हो गया बच्चे, रासायनिक परिवर्तन। नहीं तो ये भी क्या है बच्चे, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद आपका अगला अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है बच्चे, रासायनिक परिवर्तन है। अब अगले स्लाइड में फिर हम लोग देखते हैं बच्चे क्या है कि भोजन का पकाया जाता है, भोजन को जब पका करके जैसे चावल और पानी दोनों को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद आपका चावल से क्या बन जाता है, देहात में बोलते हैं भात बन गया। तो अब भात बन गया मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब रासायनिक परिवर्तन के भी एक बच्चे लक्षण है पहचानने का कि जब किसी वस्तु के अंदर परिवर्तन हो जाने पर उसे पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है तो उसको भी बोलते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत आसान है बच्चे, कोई बड़ा भाष शब्द चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। आप यदि पूरे अच्छे से ध्यान पूर्वक समझेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान लगने लगेगा। तो भोजन को पकाया जाना भी कौन सा परिवर्तन है बच्चे, रासायनिक परिवर्तन। अब अगला है कि हमारा शरीर में भोजन का पचा लेता है, हमारा शरीर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भोजन का क्या करता है, पचा लेता है। तो भोजन को पचाना भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है बच्चे, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जितने भी अभी उदाहरण देखे बच्चे हम लोग, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब इसमें क्या हो रहा था बच्चे, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु जो पहले मूल अवस्था में वस्तु था, प्रारंभिक अवस्था में था, उसकी प्रकृति तथा पहचान, उसका नेचर और पहचान कुछ न कुछ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। यानी कि ये सब के सब कैसा परिवर्तन था बच्चे, रासायनिक परिवर्तन। नहीं तो अब उम्मीद करता हूं मैं आप सभी बच्चे को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो अगला स्लाइड देखते हैं बच्चे हम लोग। अब है यहाँ पर कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो है तो इसके होने के संकेत निम्न हैं। अब बच्चे आपसे पूछे कि रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसका संकेत क्या, कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से मस्ती में पढ़ना है बच्चे, अपने आप को पूरी सीरियस भी नहीं होना है, मस्ती में हम लोग हंसते हंसते पढ़ेंगे, बहुत आसान लगने लगेगा। तो बच्चे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका होने का संकेत क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब कोई वस्तु के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है तो वहां पर पहले किसमें परिवर्तन होगा बच्चे, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, यानी वस्तुओं की अवस्था भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। इसके बाद रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। सबका उदाहरण देखेंगे आगे बच्चे हम लोग। गैस का निष्कासन, यदि गैस उत्सर्जित होता है उससे भी हम लोग को पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। इसके बाद तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। तो इस तरह से बस 3-4 संकेत हम लोग को पता रखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहां पर ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, या चाहे किस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, गैस का निष्कासन होगा, तापमान में क्या होगा बच्चे, परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या होता है, पता चलता है, संकेत मिलता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब। तो अब हम लोग अगले टॉपिक चलते हैं बच्चे। हाँ, अब हम लोग को आ गया बहुत प्यारा सा टॉपिक बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं सर, तो बहुत आसान है बच्चे, जब भी कोई पदार्थ, यहाँ पर जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है, उसके साथ संयोग करता है तो एगो या फिर एक से अधिक, एक या एक से
अधिक भिन्न गुण वाले क्या बनेंगे बच्चे, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बहुत आसान है, सिंपल बच्चे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दो आपका पदार्थ है, ये दोनों आपस में ए भी एक और ए भी एक पदार्थ है। इस पदार्थ इसके साथ जब संयोग करता है तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन अभिक्रिया करेंगे, इनसे जो नया पदार्थ बनेगा, यानी कि ये जो बनने की प्रोसेस हो रही प्रक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल चेंज। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल एक बार फिर से देखेंगे कि जब कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी दूसरे पदार्थ के साथ जब क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके एक या एक से क्या बनाएगा, नया पदार्थ। नहीं, और उसका जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण क्या होगा, भिन्न, यानी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस प्रक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे हम लोग। नहीं, इसका एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए हम लोग एक आपका कोई पदार्थ ले लेते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पर ले लिए कैल्शियम, क्या ले लिए बच्चे, कैल्शियम। ये पदार्थ है, अब एक कैल्शियम को ऑक्सीजन से क्रिया करा दिए बच्चे। अब कैल्शियम किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन सब क्रिया करेगा तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर ये कैल्शियम है, क्या है प्यारे बच्चे, कैल्शियम, और ये क्या है, ऑक्सीजन। दो भिन्न गुण वाले पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों आपस में क्रिया करे और इनसे जो नया पदार्थ बन रहा है उसका नाम क्या है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे बच्चे इसको हम लोग। नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। अब बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहाँ देखिए ये दोनों के गुण से जो कैल्शियम ऑक्साइड का गुण है बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। नहीं, तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो क्लियर हो गया होगा बच्चे। इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नहीं, एक आपका एक पदार्थ बनना हो सकता है, एक से आपका और अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ क्रिया कराते हैं हम लोग किसको, आपका कोई बेस ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्या ले लेते हैं बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो अलग अलग पदार्थ हैं। अब ये दोनों पदार्थ आपस में क्या करेंगे, क्रिया, तो इनसे क्या बनेगा, एक बनेगा बच्चे NaCl। क्या बनेगा, NaCl प्लस किसका निर्माण होगा, जल का, H2O का, यानी कि ये था बच्चे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कौन सी है बच्चे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, नहीं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब बच्चे यहाँ पर, और इनसे जो आपका दो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बने, इनके गुण से इसका गुण बिल्कुल भिन्न है। ये बच्चे अम्लीय प्रकृति का है, ये क्षारीय प्रकृति का है, लेकिन यहाँ पर ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय, यानी इनका गुण भिन्न है इसके गुण से। नहीं, तो ये समझेंगे बच्चे। और ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी एक प्रकार का लवण हो गया, और ये क्या बन गया बच्चे, जल। तो इस तरह से जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। नहीं, समझ गए होंगे बच्चे, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया समझ गए बच्चे। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक आपका जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक अभिक्रिया में भाग लेकर के नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अब इन लोग को क्या कहते हैं सर हम लोग, तो ये दोनों को देखेंगे। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं नए गुण वाले, उसको क्या कहा जाता है। नहीं, तो इसको भी समझेंगे बच्चे हम लोग। अब आप लोग रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो चुका होगा। नहीं,
चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। अब एक चीज याद रखें, इसको गांठ बांध के लिख लीजिएगा नोट में बच्चे। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को बच्चे भौतिक विधि के द्वारा बदल नहीं सकते हैं। जैसे वाष्पीकरण के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा नहीं बदला जा सकता, और नहीं अब केंद्रीकरण विधि के द्वारा बदला जा सकता है। यानी कोई सी भी भौतिक विधियों के द्वारा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बदल नहीं सकते हैं। जब रासायनिक प्रक्रिया हो गया तो फिर उसे हम किसी भी कोई भी भौतिक विधि लगा करके वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्री, इनमें से कोई भी विधि के द्वारा हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। इसका अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक चावल और पानी, चावल और पानी को मिला करके हम लोग रख दिए, उसे गर्म करने लगे, वाष्प देने लगे, तो अब उससे आपका चावल और जल जब मिल गया तो आपका भात बन जाएगा। नहीं, अब बताइए क्या उसे भात से पुनः जैसे था चावल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं बच्चों। इसलिए यानी कि कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया को हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं यानी उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं बच्चे। नहीं, ये भी समझ गए होंगे। अब आगे बच्चे हम लोग देखते हैं अगला क्या टॉपिक हम लोग का है। अब है देखिए यहाँ अभिकारक, और एक आपका है बच्चे अभिकारक, और एक हम लोग का क्या है उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद किसको बोलते हैं सर? तो अभी बताया ना आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया में कि एक पदार्थ जो भाग ले रहा है और दूसर का एक जो पदार्थ भाग ले रहा है अभिक्रिया में, उनसे नया पदार्थ बन रहा है उनके क्रिया से, तब यहाँ पर दोनों पदार्थ का निर्माण। अब बच्चे अभिकारक यानी रिएक्टेंट किसको बोलेंगे सर? तो यहाँ रिएक्टेंट हम लोग बोलते हैं कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है और भाग लेकर के नया पदार्थ बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? अभिकारक। और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बन जाते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चे हम लोग? उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहा जाता है बच्चे। नहीं, तो सिंपल सा है, अभिकारक किसको बोलेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए आपका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, कौन कौन है बच्चे? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसका मतलब एक कौची होगा? अभिकारक। और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहा है, दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और इनसे एक नया पदार्थ बन रहा है, कौन बच्चे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग बोलेंगे कौची? उत्पाद। क्या बोलेंगे बच्चे? उत्पाद। तो एकदम सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, रटना नहीं है बच्चे, समझ के याद रखना हम लोग को। यहाँ पर देखिए सिंपल, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है और इनसे नया पदार्थ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी जो भाग लेता है उसको अभिकारक, और जो अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। समझ गए बच्चे ये चीज? तो सिंपल है, अभिकारक और उत्पाद। उत्पाद को प्रतिफल भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे बच्चे, नहीं, और विस्तार पूर्वक से अपना नोट्स भी बनाएंगे, टॉपिक वाइज एकदम एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है अपनी अपनी कॉपी में, ताकि बच्चे आपके एग्जाम के समय रिवाइजिंग करने में आपको आसानी हो सके। नहीं तो बच्चे आप अध्याय को, पूरे टॉपिक को अपने फेयर कॉपी, नोट कॉपी बनाएंगे पूरे पॉइंट वाइज। तो अभिकारक समझ गए कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चे? अभिकारक। और उत्पाद किसको बोलेंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग? उत्पाद। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके फलस्वरूप कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण होगा, और जो पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। याद रखिएगा, जो भाग लेगा उसको अभिकारक, जो नया पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद कहा जाता है बच्चे। नहीं, बहुत आसान है। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। अब रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है? नहीं, इसके क्या विशेष गुण है इसका? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया का फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नहीं, इनके अब एक एक करके बच्चे हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि सर इसका
क्या विशेषताएं रासायनिक अभिक्रिया का, नहीं एक एक करके देखेंगे बच्चे, जो कि आपको पीछे अभी बताए भी थे रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत। तो यहाँ पर अब वही गैस की उत्पत्ति आपको बताए थे पीछे बच्चे, गैस का निष्कासन, नहीं गैस की उत्पत्ति। तो अब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया विशेषता एक एक करके नहीं देखेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित यानी नीचे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, नहीं चलिए तो पहला है बच्चे इसका विशेषता कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस की उत्पत्ति होती है, यानी गैस भी निकलता है बच्चे, गैस बनते हैं, नहीं तो वहाँ वही लिखा हुआ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। सभी का अभिक्रिया में गैस उत्पन्न नहीं होती है, परंतु कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों। किसकी उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में, नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया गया, किसको बच्चे, ये जिंक है आपका, क्या है बच्चे, जिंक, ये क्या है बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। आगे हम लोग बच्चे आएगा अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे, नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब क्रिया कराएगा तो इनसे बनता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है बच्चे, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट। और ये कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बच्चे, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, नहीं ये चीज। तो ये वही कह रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होती है, गैस, यानी गैस का उत्सर्जन होता है बच्चे, गैस निकलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, नहीं ये चीज। इसी तरह से और हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं बच्चे, नहीं यहाँ पर जैसे आपका बहुत सारे रिएक्शन और देख सकते हैं जिससे क्या होता है, आपका गैस का उत्सर्जन होता है, गैस निकलता है, नहीं जैसे ले लेते हैं हम लोग सोडियम को किसके साथ क्रिया कराते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो भी यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे, एक लवण NaCl प्लस क्या निकलेगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पर भी गैस का निर्माण हो रहा है, नहीं तो ये सिंपल सा पहला हम लोग का गुण था, पहली विशेषता रासायनिक अभिक्रिया का गैस की उत्पत्ति। तो आप समझ गए होंगे बच्चे, गैस की उत्पत्ति, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें गैस उत्पन्न होती है, कोई गैस उत्पन्न होता है, नहीं ये चीज। कोई रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी तो कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, मतलब कोई ना कोई गैस उत्पन्न होती है। ये था बच्चे हम लोग का, नहीं पहला गुण समझ गए, पहली विशेषता समझ गए रासायनिक अभिक्रिया का। इसके बाद अगला जो हम लोग का बच्चे है अवक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया का अगला जो विशेषता है वो क्या है बच्चे, अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या होता है सर, नहीं तो अवक्षेप हम लोग समझेंगे बच्चे, आगे आएगा वो भी। ऐसे आप लोग को बता, अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। जब किसी एक पदार्थ को कोई दूसरे पदार्थ के अंदर मिलाने पर, नहीं एक पदार्थ जल के अंदर घुल जाता है और दूसर का जल में नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है ठोस के रूप में, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप। हम लोग आगे आएगा विस्तार से पढ़ेंगे बच्चे हम लोग। तो वही कह रहा है अवक्षेप एक प्रकार का, देखिए अभी बोले ना आप लोग, अवक्षेप एक क्या है, ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से क्या हो जाता है, पृथक यानी अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे, यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड, जैसे प्यारे बच्चे यहाँ पर एक हम लोग पात्र ले लिए, इसके अंदर आपका नहीं क्या है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। किसका विलयन है बच्चे, सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl का क्या है, जलीय विलयन। कौन सा विलयन है बच्चे, जलीय विलयन। और एक हम लोग ले लिए सिल्वर नाइट्रेट का, किसका बच्चे, एक पात्र में ले लिया हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का, यहाँ पर ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है, नहीं ये आपका सिल्वर AgNO3
ये बच्चे सिल्वर नाइट्रेट का आपका विलयन है। नहीं, अब ये दोनों विलयन को हम लोग क्या कर दिए, आपस में मिला दिए। दोनों को आपस में क्या कर दिए बच्चे, मिला दिए, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 को। तो जब दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो बनेगा आपका, ये यहाँ से सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब मिलाने पर आपस में क्रिया करके बनाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट और एक सिल्वर क्लोराइड। जो सोडियम नाइट्रेट जो आपका है बच्चे विलयन में घुल जाएगा और सिल्वर जो क्लोराइड है वो विलयन से नीचे आकर के क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से पृथक हो जाएगा, नीचे की ओर क्या हो जाएगा आपका, बैठ जाएगा। नहीं, तो ये था बच्चे हम लोग का अगला विशेषता रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा जो आपका अवक्षेप का बनना। और इसके और आगे हम लोग बच्चे डिटेल्स में देखेंगे अवक्षेप, जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे तब। तो सिंपल सा बच्चे, जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर यहाँ से क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट जो विलयन में घुल जाएगा और अवक्षेप के रूप में आपका कौन मिल जाएगा बच्चे, अवक्षेप के रूप में हम लोग को सिल्वर नाइट्रेट किसके रूप में मिलेगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी ठोस के रूप में विलयन से अलग हो करके नीचे सतह पर क्या हो जाता है आपका, बैठ जाता है। तो ये बच्चे हम लोग का अवक्षेप का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, विशेषता है। नहीं, आगे बच्चे हम लोग का है, हाँ अगला विशेषता रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन, यानी रंग बदल जाते हैं बच्चे। नहीं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पदार्थ के रंग में भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तन। जैसे आपका CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, कॉपर कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। ये पहले कैसा था बच्चे, कॉपर कार्बोनेट, ये हरा रंग का था, ग्रीन कलर का था। अब जैसे ही कॉपर कार्बोनेट को गर्म किया गया तो गर्म करने पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बचेगा, बनेगा बच्चे, कॉपर ऑक्साइड, जो कौन सी रंग का होगा, काले रंग का। और कौन सी, एक गैस का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर रंग बदल रहे हैं ना बच्चे, पहले इसका रंग हरा था और जब इसे गर्म किए तो क्या हो गया आपका, काला रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए बच्चे, ये चीज। इसके बाद यहाँ जिंक कार्बोनेट को भी, नहीं, जो कौन सी रंग का है, सफेद व्हाइट कलर का है। अब इसे भी जब गर्म किए तो जिंक ऑक्साइड में टूट जाता है बच्चे, और कौन सी रंग का, पीले रंग का, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है बच्चे तो पदार्थों की रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। नहीं, ये चीज, यानी कि पदार्थ के रंग में, कलर में भी चेंजिंग आता है बच्चे जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब। अगला देखेंगे बच्चे हम लोग ताप में परिवर्तन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों की ताप में भी क्या हो जाता है बच्चे, परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन होता है। तो वही लिखा हुआ है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन है, टेम्परेचर बदल जाता है। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बदलता है, यानी कि तापमान बदलने पर यहाँ दो तरह का रिएक्शन होगा। एक बच्चे रिएक्शन उष्मा दिया जाएगा तब होगा, और एक रिएक्शन बिना उष्मा को होगा और उष्मा का निर्माण खुद करेगा। नहीं, तो यहाँ पर दो रिएक्शन होंगे। पहला उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। अब एक्सोथर्मिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे सर, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है, मतलब उष्मा बनता है, उष्मा मुक्त होती है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल है बच्चे, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकले, उष्मा उत्पन्न हो, तो समझ जाइए कौन सा आपका अभिक्रिया हो रहा है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब बच्चे यहाँ पर देखिए
कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला गया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बच्चे? चूना पत्थर है, नहीं। अब चूना को जब हम लोग डालेंगे जल के अंदर तो जल का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, नहीं। अब उसके अंदर जैसे ही चूना कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो जल खौलने लगता है, यानी कि पानी गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर बदल गया। पहले ठंडा था, अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो गया? गर्म हो गया, यानी कि ऊष्मा निकल रहा है बच्चे। तो आपका जल का तापमान बदला कि नहीं बदला? और वो आपका बुझा हुआ चूना बनाता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ऊष्मा निकलता है बच्चे, नहीं। तो ऊष्मा निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, नहीं। तो समझ गए होंगे बच्चे कि यहाँ पर ऊष्मा निकल रहा है, यानी ताप बदल रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, नहीं। ये चीज बच्चे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद आपका एक होता है बच्चे, नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, नोट में एक भी याद रखिएगा इसको, श्वसन भी एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, नहीं। जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा मुक्त करती है बच्चे। हम लोग जो सांस लेते हैं, हम जो श्वसन करते हैं हम लोग, वो श्वसन के दौरान भी जो हमारी कोशिकाएं होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए बच्चे श्वसन में एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है, नहीं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए बच्चे श्वसन को क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है बच्चे, नहीं। तो नोट में इसको भी याद रखेंगे। आगे हम लोग का बच्चे है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब शोषण और शोषण करना, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगा सर? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, नहीं, जिसमें क्या किया जाता है? अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, बाहर से ऊष्मा दी जाती है, उसी को बोलते हैं बच्चे क्या हम लोग? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल है बच्चे, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें बाहर से ऊष्मा दी जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। एकदम बच्चे पूरे टॉपिक व हर टॉपिक यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और हर टॉपिक को यहाँ पर लिख कर बताएंगे बच्चे आप लोग को, नहीं लिखा हुआ। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान बाहर से क्या देते हैं? ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिलाएंगे तो इसमें अभिक्रिया नहीं होगी, कब? जब ऊष्मा बाहर से दिया जाएगा तब। और ऊष्मा बाहर से देने के बाद बच्चे यहाँ से बनेगा क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड बनता है बच्चे, NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये बनेगा बेरियम क्लोराइड का निर्माण होता है बच्चे, नहीं। यहाँ ऊष्मा बाहर से दिया जा रहा है, यहाँ ऊष्मा बन नहीं रहा है अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा दी जा रही है, नहीं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बच्चे, नहीं। ये समझ में आ गया होगा बच्चे। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी क्या होता है बच्चे? परिवर्तन होता है, अवस्था भी बदल जाता है। कैसे बदलता है सर? जब मोमबत्ती, तो सब कोई बच्चे देखे होंगे आप लोग, मोमबत्ती को जलाया जाता है, जलाने के बाद क्या होता है? मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है, द्रव अवस्था में नीचे आकर गिर जाता है, और कुछ भाग क्या हो जाता है बच्चे? वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, नहीं। तो यहाँ पर उसकी अवस्था बदल रहा है। मोमबत्ती था ठोस अवस्था में, अब जैसे ही उसको जलाए, जलाने के बाद जो उसका मोम था वो द्रवित होकर कहाँ आ गया? नीचे, और कुछ जो उसका भाग था वाष्प बन करके क्या हो जाते हैं? वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, नहीं, वाष्प हो जाते, वाष्पीकृत हो जाते हैं बच्चे। और यहाँ मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आप बताना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। क्योंकि बच्चे जो मोम होता है, जो वाइट वाले भाग जो होता है, वो मोम वो आपका पिघल करके नीचे गिर जाता है, फिर से उसे मोमबत्ती बनाया जा सकता है,
नहीं, और उसके जो बत्ती रहता है उसके अंदर वो जल करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जल रहा जो होता है वो भाग, वो रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती पिघल कर गिर जाता है नीचे, यानी कि वो भौतिक परिवर्तन होता है बच्चे। नहीं, समझ गए होंगे बच्चे, अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके बाद अब हम लोग का आता है क्या बच्चे, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर समझेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए बच्चे हम लोग, क्या समझे रासायनिक अभिक्रिया में कि जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया। अब है सर रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, नहीं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। एक अभिकारक और एक कौन होता है बच्चे, उत्पाद होता है। नहीं, तो वही रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को, अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेत या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, रासायनिक समीकरण। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होंगे बच्चे, उसको उन्हीं के संकेत से या उनके अनुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए बच्चे, हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना रहा है बच्चे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अभिकारक हो गए, ये क्या हो गए बच्चे, अभिकारक, रिएक्टेंट, अभिकारक, और इनसे जो नया पदार्थ बन रहा है ये आपका उत्पाद हो गया। नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया बच्चे, उत्पाद हो गया। अब यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है बच्चे, उत्पाद। तो अब हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2, क्लोरीन का संकेत क्या होता है बच्चे, Cl2, और इनसे जो नया पदार्थ बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका संकेत क्या होता है बच्चे, HCl। तो ये आपका था शब्द समीकरण, और ये हो गया बच्चे आपका कौची, संकेत के रूप में हम लोग लिख दिए। नहीं, ये आपका समीकरण के रूप में हो गया, इस शब्द के रूप में लिखा हुआ है, नहीं इसको संकेत के रूप में लिख दिए, तो इसी को बोलते हम लोग रासायनिक समीकरण। बहुत आसान है बच्चे कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद हो तो उनको उन्हीं के संकेत या सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है बच्चे। नहीं, यहाँ पर देख लिया हम लोग, हाइड्रोजन किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का क्या होता है Cl2, और इनसे जो बना उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब कहते हैं हाइड्रोजन H2Cl2 है सर, नहीं क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणविक है और क्लोरीन भी क्या है बच्चे, द्विपरमाणविक है। नहीं, इसलिए यहाँ पर Cl2 और इसको क्या लिखते हैं, H2। इसके बारे में बच्चे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। नहीं, परमाणु एवं अणु चैप्टर है आपका, उसके अंदर 3 चैप्टर में। तो अब बच्चे आगे हम लोग यहाँ पर अब एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। नहीं, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ले लेते हैं बच्चे, मैग्नीशियम कौन ले लिए बच्चे, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, नहीं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे बच्चे, तो क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, नहीं ऑक्साइड। अब ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, अब इसमें अभिकारक और उधर वाले क्या होगा, उत्पाद। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को उनके संकेत में लिख दीजिए। नहीं, जैसे मैग्नीशियम का हो गया कौची, Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे, O2, और इनसे जो नया पदार्थ बनेगा क्या हो जाएगा बच्चे, MgO। अगर इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखेंगे संतुलित कैसे किया जाता है। तो अब बच्चे यहाँ पर मैग्नीशियम के यहाँ पर जो रिएक्शन था शब्द में लिखा हुआ था, अब इसको कौची में लिख दिए बच्चे, इनके संकेतों के रूप में लिख दिए, सूत्र के द्वारा लिख दिए, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कौची, रासायनिक समीकरण। तो सिंपल है बच्चे, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद हो तो उनको उन्हीं के संकेत नहीं या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो वही क्या कहलाएगा आपका, रासायनिक
समीकरण होता है बच्चे, नहीं ये चीज। इसके बाद आगे हम लोग का आता है बच्चे क्या आपका रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, क्या इसका तरीका है, नहीं कौन से हम लोग कैसे समीकरण लिख सकते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है उसको बोलेगा आप लिख कर बताइए रासायनिक समीकरण। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण के रूप में लिख के बताइए। तो ये नियम बच्चे आपको याद हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला इसका क्या नियम है बच्चे, नहीं रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने के निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। नीचे आपका नियम दिया हुआ है बच्चे, क्या अभिक्रिया के अभिकार को बता दिए बच्चे आपका, नहीं को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में क्या करते हैं, समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। कौन ओर लिखते हैं बच्चे, बाईं ओर। समीकरण के कौन सी ओर लिखेंगे, बाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा नियम, अभिक्रिया के उत्पादों को उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में क्या करते हैं, समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे, यानी ओ साइड में लिखा जाता है बच्चे। उत्पाद को उनके संकेत या अनुसूत्र के रूप में कहाँ लिखेंगे, ये दाहिने आपका दाहिने साइड और ये आपका बाईं साइड अभिकारक को लिखा जाता है बच्चे। इसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों को के सूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह लगाते हैं बच्चे, हम लोग धन चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, धन चिन्ह। याद रखिएगा जब यदि अभिकारक में दो पदार्थ होंगे तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, धन चिन्ह प्लस चिन्ह लगा कर दोनों को आपस में जोड़ते हैं, नहीं ये आपका तीसरा नियम। चौथा क्या बच्चे, अभिकारकों और उत्पादों को किसके द्वारा, एक तीर के द्वारा अलग प्रदर्शित किया जाता है। एक तीर के द्वारा क्या करते हैं बच्चे, अलग प्रदर्शित करते हैं, नहीं किसको, हम लोग अभिकारक और उत्पाद को। तीर के द्वारा अभिकारक अलग और उत्पाद क्या हो जाता है, अलग अलग प्रदर्शित कर देता है आपका तीर के द्वारा, नहीं। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग कितने नियम देखे, चार। सबसे पहले समीकरण लिखने के लिए आपका क्या होना चाहिए, अभिकारक जो आपका होगा उनके संकेत अनुसूत्र के द्वारा अभिक्रिया के कौन सी ओर, बाईं ओर। कौन सी ओर बच्चे, बाईं ओर, नहीं अभिक्रिया कौन सी ओर, बाईं ओर लिखेंगे, नहीं समीकरण के रूप में। और जो आपका अभिक्रिया का उत्पाद जो होगा उसके उनके संकेत या अनुसूत्र के रूप में अभिक्रिया के कौन सी ओर में हम लोग लिखेंगे, दाहिने साइड में लिखेंगे, समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। इसके बाद अभिकारक एवं उत्पाद, यदि अभिकारक में दो पदार्थ भाग लिए हो और उत्पाद में भी दो पदार्थ बन रहे हो या दो से ज़्यादा भी हो तो उनको जोड़ने के लिए धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपस में धन चिन्ह प्लस के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अभिकारक और उत्पाद जो होते दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में वो क्या लगाना होगा बच्चे, आपको तीर चिन्ह का निशान देना होगा, नहीं तीर इस तरह का आपका एक तीर होगा जो अभिकारक को अलग और उत्पाद को अलग करता है, नहीं ये चीज नोट में बच्चे। यहाँ पर क्या है, तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। अब तीर चिन्ह से ही हम लोग को पता चलेगा अभिक्रिया कौन सी दिशा की ओर हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चे यहाँ अभिक्रिया की दिशा इस साइड है, नहीं क्योंकि तीर इस तरफ है ना, ये तीर बता रहा है कि जो अभिकारक है ए और उत्पाद इधर वाले, यानी इधर से इधर आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यही बच्चे अगर मान कि इधर की तीर रहता तो यह अभिक्रिया की दिशा इस साइड हो जाता, नहीं इधर से इधर की ओर अभिक्रिया घटित होता है। लेकिन तीर चिन्ह किधर की ओर है, इस साइड की ओर है, यानी अभिक्रिया इधर से इधर की ओर घटित हो रहा है, नहीं। तो ये बच्चे था हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम, नहीं तो ये नियम। अब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने के नियम के अनुसार कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं और उसको लिख के समीकरण के रूप में हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे, नहीं। तो यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखे दिया हुआ है बच्चे। ये शब्द समीकरण है, इसे हम लोग को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, संकेत के रूप में लिखना है, नहीं। तो अब यहाँ पर बच्चे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। तो और यहाँ लिखने के लिए बच्चे आपको तत्वों का संकेत और यौगिकों का अनुसूत्र जरूर याद होना चाहिए। तो यहाँ बच्चे आपका जिंक सिल्वर नाइट्रेट, नहीं जिंक का जो आपका पहला बच्चे, नहीं पहला हम लोग देखेंगे क्या, जिंक है। तो जिंक का संकेत क्या होता है बच्चे, Zn। इसके बाद क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चे AgNO3
और ये तीर चिन्ह लगाएंगे हम लोग बीच में, इससे उत्पाद क्या बना, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का क्या हो जाएगा, Zn×NO3 के होल 2 प्लस क्या अलग हो जा रहा है बच्चे, सिल्वर। तो बहुत आसान है, बस आपका संकेत और सूत्र याद होना चाहिए, नहीं आसानी से आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर बच्चे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया में भाग ले रहा था और इनसे नया पदार्थ आपका जिंक नाइट्रेट और क्या बन रहा था, सिल्वर, नहीं। तो इसको समीकरण के रूप में हम लोग लिख लिए। क्या जिंक का संकेत होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 और जिंक नाइट्रेट बना जो आपका उत्पाद के रूप में है, इनका सूत्र होता है ZnNO3 के होल 2 प्लस आपका सिल्वर बनता है यानी Ag, नहीं ये चीज। और दोनों को अभिकारक का उत्पाद को अलग कर दिया हम लोग, किसके द्वारा, तीर के द्वारा, नहीं ये चीज। इसके बाद दूसरा क्या कर रहा है बच्चे, बेरियम क्लोराइड, नहीं यानी BaCl, बेरियम क्लोराइड, नहीं BaCl2। इसके बाद बच्चे इससे बनता है एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 के क्या हो जाएगा, होल 2 यानी एल्युमिनियम सल्फेट। और ये दोनों जब आपस में क्रिया कराते इससे बना है बेरियम सल्फेट यानी बच्चे BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, अलग हो गया। तो इसको बच्चे समीकरण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, नहीं। इसके बाद सी क्या है बच्चे, सोडियम। सोडियम का संकेत होता है बच्चे Na प्लस किसके साथ क्रिया कर रहा है, जल के साथ। तो जल का सूत्र होता है H2O। अब इसको हम लोग तीर चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH क्या बन रहा है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बच्चे समीकरण संतुलित नहीं है। अब हम लोग आगे देखें समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, नहीं ये अभी आपका कोई संतुलित भी होंगे कोई असंतुलित भी होंगे, तो अकबकाना नहीं है, घबराना नहीं है। आगे हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे, बहुत आसान है संतुलित करने के लिए। तो ये बच्चे हम लोग देखें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने की तरीका इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बच्चे। तो इसमें आपको 3 चीज याद होना चाहिए, नहीं 3-4 चीज। पहला आपका क्या कि अभिकारक को नहीं हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया के बाईं ओर उनके संकेत अनुसूत्र के रूप में लिखते हैं। दूसरा का नियम कि हम लोग जो भी उत्पाद को लिखेंगे उनके संकेत या सूत्र के द्वारा अभिक्रिया के दाईं ओर लिखेंगे, नहीं। इसके बाद बच्चे अभिकारक में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनको बीच में धन चिन्ह देंगे, उत्पाद के भी बीच में क्या देंगे बच्चे हम लोग, धन चिन्ह। इसके बाद लास्ट जो आपका नियम है वो कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम लोग एक तीर चिन्ह लगा देंगे, जिससे अभिकारक अलग और उत्पाद क्या होता है, अलग होता है, नहीं अलग प्रदर्शित होता है। और तीर चिन्ह हम लोग को क्या बताता है, अभिक्रिया का डायरेक्शन बताता है, रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है बच्चे, नहीं। तो आज हम लोग यहाँ तक समझे, आज यहीं तक। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं यहाँ इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो बच्चे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। सो बच्चे आज इतना ही तक, फिर हम लोग कल अगले टॉपिक शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे आप सभी बहुत अच्छे से अपना नोट डाउन कीजिए कॉपी में टॉपिक वाइज, नहीं इसके बाद हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।